भाई क्या हुआ, भाभी नहीं आई? घर में दाखिल होते ही हमदान की आवाज़ सुनकर लब भींच कर उसने अंदर के तनफ्फुर को रोका था। नहीं, स्पार्ट अंदाज में कहकर वो ऊपर की जानिब बढ़ गया। मजीद सवाल सुनना उसने गवारा नहीं किया। मुंतहा की बेएतबारी ने आज गाज़ान सिद्दीकी को ऐसा तोड़ा था कि शायद अब गाज़ान सिद्दीकी का दिल कभी जुड़ पाता। बेकसूर होते हुए भी वो आज कसूरवार ठहरा दिया गया। उसकी मताए जान ने ही आज उसे बेमोल कर दिया। बाकियों से अब वो क्या उम्मीद रखता? हमदान को उसने फ़ोन करके घर में खुद बुलाया था। जाने वो क्या सोच कर बैठा था जिसका इल्म अब तक किसी को नहीं हो पाया। हमदान को उसने ये कहकर मुतमईन किया कि मुंतहा उसे किसी रोड पर मिली थी। हमदान भी यकदम सहमा था, लेकिन 2 दिन से उसका नॉर्मल रवैया देखकर वो जैसे मुतमईन हो चुका था। कमरे में आकर वो मलगजे से हुलिये में मुसाफत ज़दा मुसाफिर की तरह काउच पर दराज हुआ। कमरे को अजनबियत भरी नज़रों से देखता। वो शायद उस कमरे में गुजरी मोहब्बत भरी यादों को देख रहा था जो उन दोनों ने साथ मिलकर बनाई थी, जिनमें उनकी मोहब्बत भरी बातें, वादे, सब कुछ महफूज था। आयान की पैदाइश से पहले गाज़ान ने बारहा उसे कहा था कि नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन मुंतहा नहीं मानी थी। उस वक्त को याद करते वो शायद उन्हीं लम्हों में जा चुका था। बीवी, मैं सोच रहा था आप नीचे शिफ्ट हो जाएं। क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, ऐसे में ऊपर नीचे के चक्कर आपको कमज़ोर कर देंगे। बस यही वजह है? मुंतहा ने धीरे से नज़दीक होकर कहा। जी यही वजह है। गाज़ान ने हैरत से मुंतहा की जानिब देखा जो उसकी बात को नॉर्मल ले रही थी। गाज़ान, ये कमरा आपकी मेरी मोहब्बत भरी बातों से महकता है, फिर मैं इस कमरे को कैसे छोड़ दूं? आपके ऑफिस जाने के बाद भी ये कमरा मुझे आपकी मौजूदगी, आपकी खुशबू का एहसास दिलाता है। ये सादा सा कमरा भी मुझे रंगों से भरा लगता है, फिर इन रंगों को छोड़कर मैं क्यों बेरंग हो जाऊं? और जहाँ तक बात है ऊपर नीचे चक्कर लगाने की, मेरे लिए ये बातें नई नहीं हैं। मुंतहा ने धीरे से गाज़ान के तवाना बाजू पर हाथ रखकर उसके सीने पर सर रखा। गाज़ान के लबों पर उसके इस अंदाज और बात से मुस्कुराहट नमूदार हुई। ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया कि मेरी ये बाहें ही मेरी बीवी के लिए काफ़ी हैं। मुंतहा धीरे से मुस्कुराई और मज़ीद मुंह नीचे किया। अब मुंह क्यों छुपा रही हैं? शरारत आमेज़ लहजे में कहकर उसने बाजू से पकड़कर मुंतहा को सामने खड़ा किया। गाज़ान, मुंतहा ने धीरे से पंच मारकर मजीद रुख मोड़ा। गाज़ान ने भी मुस्कुराते हुए सर लब पर रखकर गिरफ्त मजबूत की। यकदम वो ख्वाब किसी कैफियत से जागा और इर्द गिर्द मुंतहा को तलाशना चाहा, लेकिन वहाँ मुंतहा की मखसूस महक के सिवा कुछ ना था। मुंतहा की नकरई हंसी, उसके मोहब्बत भरे अल्फाज गाज़ान का रूम रूम महसूस कर रहे थे, लेकिन ये महज ख्यालात थे। हकीकत उससे बहुत दर्दनाक थी। मुंतहा सुल्तान गाज़ान सिद्दीकी से रूठ चुकी थी, बिना उसका कसूर बताए, बिना कोई इल्ज़ाम लगाए। वो बस आज उसको खुद से जुदा कर गई थी। आज गाज़ान सिद्दीकी की भूख प्यास तो दूर, सिगरेट की तलब भी मिट चुकी थी। मुंतहा के होश में आने की खबर जहां सबको ज़िंदगी की नवीद दे गई थी, हाशिर अली की भी जान में जान आई थी, लेकिन वो बिना किसी को बताए हवेली लौट चुका था। मुंतहा सुल्तान का सामना करने की उसमें हिम्मत बाकी नहीं थी। पूरा 1 दिन गुजर चुका था, वो दोबारा हॉस्पिटल नहीं गया। दीदी चाहिए, मुमानी दीदी। मारिया के कमरे के पास से गुजरते उसे आयान की आवाज़ सुनाई दी। यकदम उसके कदम थमे, हल्का सा नॉक करके वो कमरे में दाखिल हुआ। सामने एक अजनबी शख्स को देखकर आयान यकदम सहमा और मारिया के पहलू में छुपा। क्या हुआ है आयान को? क्यों रो रहा है ये प्यारा सा बच्चा? मारिया को आंख के जरिए खामोश रहने का इशारा दिया। बाजू से पकड़कर उसने आयान को अपनी जानिब खींचा। आयान यकदम ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, नहीं, आप बैड अंकल हो, आप स्ट्रेंज हो, मैं आपके पास नहीं आऊँगा, दीदी ने मना किया था, मुमानी मुझे पकड़ो। मारिया का पल्लू खींचता वो हाशिर से दूर हुआ। मारिया, वली की मोटर बाइक कहाँ है? वो बहुत फास्ट चलती है, चलो आओ हम वो चलाते हैं। मारिया को कहकर उसने आयान की जानिब देखा जो उसी को देख रहा था। भाई, उस पर तो बैलून्स भी हैं, चलें भाई, आप और वली बाइक पर बैठना, मैं आपके पीछे बैठूंगी, फिर पार्क चलेंगे और वहाँ आइसक्रीम भी खाएंगे। मारिया, वली को बुलाओ, फिर चलते हैं। मारिया आयान को लेकर बाहर की जानिब बढ़ी। आयान की तवज्जो अपने पीछे मौजूद हाशिर पर थी कि कहीं वो उसे पीछे से पकड़ ना ले। हाशिर धीमा सा उसकी शहद रंग आंखों को देखकर मुस्कुराया, जो बिल्कुल मुंतहा जैसी थी। मारिया कुछ देर बाद आयान और वली को लेकर अंदर दाखिल हुई। हुनैन उस वक्त अपने बाबा के साथ था।
पापा। वली बेसाख्ता हाशिर की बाहों में समाया, उसके गाल पर लब रख कर वो हाशिर के गले में बाजू हाइल कर गया। वली आओ हम पार्क चलते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा टेडी भी है जो मैं आपको दिलाऊंगा। वली बेसाख्ता चहका और आयान की जानिब देखकर गोया हुआ, आयान आप भी आओ ना हमारे साथ, आप भी इंजॉय करोगे। आयान वली की जानिब भी मुतवज्जो था, लेकिन अभी भी मारिया के पल्लू से लगा खड़ा था। जाओ आयान, अंकल अच्छे हैं। मारिया ने उसको थोड़ा सा आगे किया। आयान ने एक नज़र मारिया की जानिब देखा जिसकी आंखों में मुस्बत इशारा था। चलो हम पहले लॉन में खेलते हैं, फिर ही हम बाहर जाएंगे, ठीक है आयान। आयान की तसल्ली के लिए हाशिर मजीद बोला। आयान सर हंसबात में हिलाता बेसाख्ता हाशिर के नज़दीक आया। उसने एक जानिब वली को और दूसरी जानिब आयान को गोद में उठाया। आयान बेसाख्ता खिलखिलाया, पहली मर्तबा वो ऐसे किसी की गोद में आया था। हाशिर उसका फूला गाल चूमता दोनों को लिए लॉन की जानिब बढ़ा। लॉन में हाशिर के साथ खेलते वो यकदम चीखा, दीदी 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 करते वो पोर्च की जानिब बढ़ा जहां मुंतहा गाड़ी से उतर रही थी। मुंतहा को देखकर वो चौंका, उसे तो इस वक्त आज़ाम के साथ होना चाहिए था, फिर वो यहाँ क्या कर रही थी। हाशिर फौरन दरख्त की ओट में हुआ। ज़ूबिया बेगम ने आयान को गोद में उठाकर मुंतहा के करीब किया। मुंतहा ने फ़ौरन उसे बाहों में भींचा और आंखों से उसकी तेज़ी से आंसू बहे। मेरा बच्चा, मेरी जान। उसका मुंह चूमती वो बाउली हो रही थी। पूरे 5 दिन बाद उसे आज अपना लखते जिगर देखना नसीब हुआ था, तो कैसे न यूं दीवानी होती। एक यही सहारा था जो उसके पास बचा था। मुंतहा अंदर चलो, इतनी देर खड़े रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। ज़ूबिया बेगम ने आयान को उसकी गोद से लेना चाहा, लेकिन उसने सख्ती से आयान को खुद में भींचा। नहीं अम्मी, मैं अब आयान को किसी को नहीं दूंगी, वो मेरा बेटा है। मुंतहा कहीं नहीं जा रहा, वो तुम्हारे पास है यहीं, आओ अंदर चलो। आयान को ज़बरदस्ती लेकर मुंतहा को सहारा दिए वो अंदर की जानिब बढ़ी। 5 साल पहले का वक्त फिर से लौट आया था। आज फिर मुंतहा सुल्तान बेतबार हो चुकी थी। आज फिर वो अकेली हो चुकी थी, लेकिन इस बार ये फैसला उसने खुद किया था। अपने लिए कठिन राहें चुनने वाली वो खुद बन गई थी। किसी ने उसे फ़िलहाल कुछ नहीं कहा था, क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी थी कि उस वक्त उसे रोका जाता तो शायद मज़ीद बात बिगड़ती। गाज़ान सिद्दीकी मुंतहा सुल्तान को रुख मोड़ता देखकर 1 मिनट भी वहाँ नहीं रुका था। दूर खड़ा हाशिर हमदानी हसरत से मुंतहा की पुश्त देख रहा था। कभी ये वजूद उसके इख्तियार में था जिस पर वो एक आम सी नज़र डालने का भी रवादार न था, और आज जब वो चीज़ उसकी दस्तरस से दूर जा चुकी थी, दिल उसी की तमन्ना कर रहा था। बाबा। दूर बाइक पर मौजूद वली की आवाज़ पर वो यकदम उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। अपनी नज़रों पर उसे शिद्दत से शर्मिंदगी महसूस हुई। वली को मोहब्बत पाश नज़रों से देखता वो उसकी जानिब बढ़ा, जिसने आवाज़ देकर उसे भटकने से बचा लिया था। मुंतहा यहाँ लेटो, मैं तुम्हारे लिए सूप मंगवाती हूँ। और आयान बेटा, मम्मा को ज़्यादा तंग नहीं करना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सर इस बात में हिलाकर वो मुंतहा के साथ चिपका। मुंतहा ने अपनी बाहें फैलाकर उसे करीब किया। दीदी आप कहाँ थी? मैंने आपको इतना मिस किया। दीदू भी बहुत रोए, वो तो मुमानी को तय रहे थे मेरे बेबी का ख्याल रखना। गाज़ान के जिक्र पर वो तो मुमानी को कह रहे थे मेरे बेबी का ख्याल रखना। गाज़ान के जिक्र पर मुंतहा का दिल यकबारगी धड़का। इधर उधर देखकर उसने खुद को मुतमईन किया। मम्मा आपको चाचू लेकर गए थे? मुंतहा उसके अगले सवाल पर मजीद चौंकी। आपको कैसे पता? मुंतहा ने हैरत से सवाल किया। मम्मा चाचू रूम में आए थे, आप फिर चली गईं। मैंने बाबा को बताया था, लेकिन वो सैड थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। आयान की बातूनी जुबान शुरू हो चुकी थी। आयान बेटा सो जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं। आयान को थपकती वो आंखें मूंद गई। गाज़ान के जिक्र से आज अपने आप से भी वो घबरा रही थी। दीदी आपको एक लास्ट बात बताऊं? मुंतहा के गाल पर अपने नन्हे हाथ रखकर उसने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। आयान, मुंतहा ने तंबीह की, लास्ट बात है, आज एक अंकल हैं, उन्होंने मुझे और वली को गोद में उठाया। मम्मा हम दोनों को उठाया। डैडू को कहो मुझे भी वली जैसा भैया लेना है, फिर वो हमें दोनों को गोद में उठाएंगे। मुंतहा की आंखें उसकी फरमाइश पर यकदम नम हुई। आपके डैडू ने मुझे आज उनसे दूर कर दिया है, मैं आपको कैसे बताऊं। अब ये ख्वाहिश आपकी कभी पूरी नहीं हो सकती। दीदी भैया लेना है। आयान सो जाओ वरना मैं दोबारा चली जाऊंगी। सफाकियत से कहकर वो आयान को सहमा गई। नो दीदी, मैं नहीं जाने दूंगा। मुंतहा के साथ चिपक कर वो यकदम शिद्दत से बोला। मुंतहा को उसका अंदाज न जाने क्यों गाज़ान की याद दिला गया। आंखों में आंसू लिए वो आयान की पीठ थपकने लगी।
सनी, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? चुस्त जीन्स के साथ रेड टॉप पहने शाइना नक्सक सी तैयार अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ होटल में मौजूद थी। एक आला पाई का होटल का कमरा था जहाँ सनी नामी लड़का उसे लाया। बेबी टेंशन ना लो, बस कुछ देर यहाँ टाइम स्पेंड करेंगे, फिर किसी रेस्टोरेंट में लंच करेंगे। सनी, मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ, चलो कहीं और चलते हैं। शाइना के माथे पर पसीना नुमाया था। ओ माय बेबी कम हियर। बाजू से पकड़कर उसने शाइना को खुद पर गिराया। सनी, छोड़ो मुझे, जा रही हूँ मैं। अपना आप सनी से छुड़ाती वो झुंझलाई। नो जान, अभी तो हाथ लगी हो। इससे पहले कि वो उसके चेहरे पर झुकता, किसी ने जोरदार आवाज में दरवाजा धड़धड़ाया। शाइना यकदम चौंकी और खुद को सनी से आज़ाद करवाया। इससे पहले कि वो बेड से उठती, कुछ लेडी पुलिस और एक इंस्पेक्टर तेजी से अंदर दाखिल हुए। शाइना का रंग यकदम फक हुआ। इस चीज़ का तो उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तेजी से उठकर वो बाहर की जानिब भागी, लेकिन पीछे मौजूद मीडिया और लेडी ऑफिसर ने उसके बाजू से पकड़कर एक जोरदार चमाट उसके मुंह पर मारा। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। सनी नामी वो लड़का भी सहमा एक जानिब खड़ा था। इधर आओ तुम लोग, पहले माँ बाप का नाम बदनाम करते और फिर मासूम बनकर कहते हो मैंने कुछ नहीं किया। चल साथ खड़ी हो, तेरी अच्छी सी फोटो लेनी है। मीडिया को इशारा करके उसने धड़ाधड़ उन दोनों की तस्वीर ली। शाइना की हालत तो काटो तो बदन में लहू नहीं की मानित थी। चल अब नीचे चल, अब ये तस्वीर तेरे बाप को ही दिखाई जाएंगी। पल भर में किस्मत ने पलटा खाया और आज शाइना को वो किस्मत उस मकाम पर लाई थी जैसे वो कभी मुंतहा को लाई थी। उसके बालों से पकड़ती कांस्टेबल उसे नीचे की जानिब लिए बढ़ गई। बाल छुड़वाती वो घिसटते हुए नीचे जा रही थी। भाई, आप भाभी को क्यों नहीं ला रहे? आखिर ऐसी क्या वजह है जो आप ऐसा रवैया इख्तियार कर चुके हैं? मुंतहा को गाज़ान से जुदा हुए आज पूरा 1 महीना हो चुका था। इस 1 महीने में वो बिल्कुल खामोश समंदर की मानित था। हमदान को वहम भी था एक कि मुंतहा या लाइबा ने गाज़ान को कुछ ना कुछ तो बताया है, लेकिन फिर उसका नॉर्मल रवैया उसके तमाम वहम पर पानी डाल देता। इस पूरे 1 महीने में गाज़ान ने खुद को रोबोट बना लिया था, जिसके सारे जज्बात मुंतहा अपने साथ ले गई थी। आज पूरा 1 महीना हो चुका था, लेकिन गाज़ान सिद्दीकी टस से मस नहीं हुआ। वो अब इस घर में कभी नहीं आएगी। नाश्ते की टेबल से उठकर वो 2 टोक अंदाज में कहता बाहर की जानिब बढ़ गया। हमदान के चेहरे पर यकदम पुरअसरार मुस्कुराहट नमूदार हुई। समरीन बेगम भी अपनी जगह खामोश बैठी रह गई। हमदान सिद्दीकी के वही शबो रोज़ थे। बज़ाहिर गाज़ान से हमदर्दी करता, वो अपनी दुनिया में ही जी रहा था। क्लब से निकलता वो अब अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा जब पीछे से उसे कोई निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। गाड़ी पर रखा हाथ हटाकर बेसाख्ता वो मुड़ा जब अपने पीछे मौजूद जवेरिया को देखकर चौंका। जवेरिया तेजी से आकर उसके सीने से लगी। उसका मलगजा हुलिया देखकर यकदम हमदान को उबकाई आई। हमदान, तो तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितने फ़ोन किए, लेकिन तुमने एक भी कॉल रिसीव नहीं की। देखो मेरे साथ क्या हो गया। हमदान ने झटके से उसे खुद से दूर फेंका। ए लड़की, कौन और क्यों चिपक रही हो मुझे? जवेरिया यकदम सड़क पर गिरी, आंखों में यकदम हैरत उभरी। क्या पागल हो? अपने गलीज वजूद से मेरे सारे कपड़े भी खराब कर दिए। क्या चाहिए तुम्हें? वॉलेट से उसने चंद नोट निकालकर उसकी जानिब फेंके। जवेरिया की आंखें हैरत से फटी। हमदान, मैं जवेरिया। सदमे किसी कैफियत में बोलकर उसने हमदान की जानिब देखा। कौन जवेरिया? बोलो, कौन जवेरिया? पैसे दे दिए, निकलो यहाँ से अब, निकलो यहाँ से अब। हमदान, ये आखिरी पुकार थी जो जवेरिया के मुंह से निकली। तुम जैसी गंदी लड़कियों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारी औकात भी नहीं कि मेरे बराबर बैठो और तुम मेरे वजूद से टकराई। लहजे में मौजूद तहकीर जवेरिया की आंखों में आंसुओं का मौजब बनी। उठो यहाँ से, निकलो। जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गलीज लोग। बाजू से पकड़कर उसने जवेरिया को दूर धकेला और खुद गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। जवेरिया सदमे किसी कैफियत में उसे जाता देखती रह गई। स्पाट आंखें लिए वो नोटों को देख रही थी जो हमदान उसे देकर गया था। सब आवाज़ें उसे गुड मूड होती महसूस हुई। सदमे की कैफियत में घिरी वो पीछे ट्रॉलर की आवाज़ भी नहीं सुन पाई। यकदम उसका वजूद हवा में उड़कर ज़मीन पर गिरा और दोनों टांगों पर से गुजरता ट्रॉलर उसके वजूद के परखच्चे उड़ा गया। लोगों का जम्मे गफीर इकट्ठा हो रहा था, लेकिन कोई भी उसे हॉस्पिटल पहुंचाने का रवादार नहीं था। दूर खड़ा शख्स ये मंजर देखकर मजीद वहां नहीं रुक पाया। अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकलता चला गया। दूसरों को बेसहारा करने वाली आज बिना किसी सहारे के अपने नापाक वजूद के साथ इबरत का निशान बन चुकी थी। चंद इक्का दुक्का हमदर्द लोगों ने उस पर चादर डालकर उसका कुचला गया वजूद चादर से ढक दिया था। नाजरीन, आपको बताते चलें कि एक और होटल पर पुलिस रेड हुई।
जिसमें तकरीबन 14 लड़के और लड़कियां मौजूद थे। पुलिस एक और मिशन में कामयाब। हाशिर की आंखें हैरत से फैली। शाइना पुलिस स्टेशन में? न्यूज़ कास्टर अब भी खबरें सुना रही थी, लेकिन हाशिर का तो एक चेहरा थम चुका था नज़रों में। वो कोई और नहीं, शाइना थी। दूसरे चैनल पर भी यही खबरें सरगर्दा थीं। फ़ोन कॉल ने उसकी तवज्जो खींची। फ़ोन पर अशर का नंबर देखकर उसने फ़ौरन रिसीव की कॉल। भाई, शाइना पुलिस स्टेशन में? हाँ अशर, मैं जान चुका हूँ। आगा जान को इस बारे में कुछ मत बताना। ओके भाई, नहीं बताऊंगा। मैं वहीं जा रहा हूँ। आप प्लीज़ अपने ज़राए इस्तेमाल करके स्क्रीन से शाइना का चेहरा हटाएं, वरना मज़ीद बदनामी होगी। मैं कुछ करता हूँ। तुम जल्दी पहुंचो और कोशिश करना कि एक शॉल वगैरह साथ ले जाओ। जी भाई। पुलिस स्टेशन में दाखिल होते ही उसे शाइना एक जगह सुकड़ी सिमटी नजर आई। चेहरा हद दर्जा लाल हो चुका था। बिखरे बाल, उलझा हुलिया उसकी दुर्गत जाहिर कर गया। अशर की आंखें सुर्ख अंगारा हुई। बेशक शाइना गलत लड़की थी, लेकिन उसकी पहली मोहब्बत थी। उसने कभी नहीं चाहा था कि वो इस मकाम तक आ पहुंचे। मुट्ठियां भींचकर वो अंदर इंस्पेक्टर के कैबिन की जानिब बढ़ा। उसको कार्ड दिखाकर कुछ खुफिया गुफ्तगू किए। वो शाइना को वहां से बाहर लाया। सामने मौजूद अपने मसीहा का चेहरा देखने के लिए उसने नजरें उठाई तो दिल चाहा यही ज़मीन में गड़ जाए। कल जिसकी ज़ात पर उसने कीचड़ उछाला, आज वही शख्स उसकी रिहाई की वजह बना था। फूट फूट कर रोती हुई अशर के सीने से लगी। अशर, मैं बर्बाद, मुझे माफ़, मैं किसी काबिल नहीं रही। घर चलो शाइना। उसको बाजू से पकड़कर सीधा किए गाड़ी में बिठाकर उसके घर की जानिब रवाना हुआ। एक तसल्ली बख्श लफ्ज़ भी उसने शाइना को कहना गवारा नहीं किया था आज। शायद तूबा बेगम को शाइना की बर्बादी की खबर पहले ही मिल चुकी थी। शाइना के गाड़ी से उतरते ही उन्होंने ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। शाइना की पूरी ज़ात गोया आज बर्बाद हो चुकी थी। काश मैं बे औलाद ही ठीक रहती। कम अज़ कम आज ये दिन तो देखना ना पड़ता। मर जाओ तुम शाइना, दफ़ा हो जाओ। उसको दोनों हाथों से मारती वो दीवानी हो रही थी। फुप्पो, पहले ही बहुत तमाशे बन चुके हैं, अब आप मज़ीद बदनामी हमारे सर पर ना थोपें। अंदर ले जाएं इसे और बेफिक्र रहें। हर कोई आपकी तरह जालिम नहीं होता जो सरेआम इज्जतें उछालता फिरे। शाइना को बचाकर हमने कोई एहसान नहीं किया। यह हमारा फ़र्ज़ था जो हमने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। इजाज़त दीजिए। तूबा बेगम को सलाम करता वो गाड़ी लेकर निकलता चला गया। दोनों माँ बेटियाँ ताउम्र उनके सामने अब नज़र उठाने के काबिल नहीं रही थीं। गाज़ाम, क्यों खुद को अजियत दे रहे हो? एक बार मुंतहा को ले आओ, देखना सब मसले हल हो जाएंगे। तन्हा सा खड़ा वो बालकनी से बाहर देख रहा था जब समरीन बेगम कमरे में दाखिल हुई। मॉम, आपका कम ज़र्फ़ बेटा इतना ज़र्फ़ नहीं रखता कि किसी की छोड़ी हुई लड़की को दोबारा अपनाए। तल्खी से कहकर उसने सिगरेट पैरों तले मस ली। गाज़ान, खुदारा बस करो। मैं गलत थी। मैं तुम्हें भी तुम्हारे बाबा जैसा समझती रही, लेकिन तुम पर तो उनकी परछाई भी नहीं है। मेरे अल्फाज की इतनी गहरी सज़ा न दो। मुंतहा को ले आओ। आयाम तुम्हें पुकार रहा है। एक बार उसे ले आओ। खुद पर क्यों इतना जुल्म कर रहे हो? क्यों तन्हाई पसंद हो गए हो? मॉम, वो मेरी ज़िंदगी है जो मुझसे दूर जा चुकी है। उसके बगैर मैं भी कुछ नहीं हूँ, मतलब कुछ भी नहीं। और जहाँ तक लाने की बात है, इस बारे में मैं फ़िलहाल कोई बात नहीं करना चाहता। दो टोक अंदाज में कहकर वो समरीन बेगम को तन्हा छोड़ कमरे की जानिब बढ़ गया। हाशिर, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फ़ोन कॉल पर गाज़ान की आवाज़ सुनकर हाशिर यकदम चौंका। हाशिर ने बारहा कोशिश की थी कि वो गाज़ान से बात करे, लेकिन शायद उसमें सामना करने की हिम्मत बाकी नहीं बची थी। आज गाज़ान का फ़ोन आना हाशिर को नई अनहोनी से दो चार कर गया। मैं कैफ़े नाइट में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, जल्द आना। उसको एड्रेस बताकर बिना उसकी सुने वो फ़ोन काट गया। हाशिर के दिल को नई बेचैनी ने घेरा। न जाने गाज़ान सिद्दीकी उससे क्या बात करना चाहता था। वार्डरोब से कपड़े लिए वो वॉशरूम की जानिब बढ़ा और चंद मिनटों में तैयार होकर आगा जान को बाहर जाने का बताता वो घर से निकला। वली को वो पहले ही अरीबा के हवाले कर चुका था। कैफ़े 9 में बैठा वो गाज़ान का इंतज़ार कर रहा था, जो अभी तक वहाँ नहीं आया था। वक्त गुजर रहा था और गुजरते वक्त के साथ साथ हाशिर की धड़कन भी बढ़ रही थी। कुछ वक्त बाद उसे गाज़ान सिद्दीकी अपने करीब आता नजर आया। हाशिर से हाथ मिलाकर वो दूसरी चेयर पर दराज हुआ। खैरियत, आपने मुझे बुलाया यहाँ? गाज़ान को खामोश देखकर उसने खुद ही बात का आगाज़ किया। जवेरिया कौन थी? उसके सवाल पर हैरत का मुजस्मा बने अपने लबों को भींचकर उसने अंदर के तूफान को रोका। जवेरिया कॉल गर्ल थी, जॉब के सिलसिले में आई थी और मैं उसे पसंद करने लगा था। हमदान से उसका क्या रिश्ता था? तो तुम क्यों पूछ रहे हो? हाशिर, मुझे सच बताओ,
मुझे आज हर एक सच जानना है, वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मुंतहा की और मेरी जिंदगी अब तुम्हारे जवाबात से जुड़ी है। वो तुम्हारे भाई को पसंद करती थी और उससे नाजायज़ ताल्लुकात थे उसके। लब भींच कर उसने बहुत मुश्किल से ये चंद अल्फाज अपने मुंह से अदा किए। गाज़ान को यकीन नहीं आ रहा था गाज़ान को यकीन नहीं आ रहा था कि उसका भाई फरिश्तों का लिबास ओढ़कर अंदर से शैतानों से भी बदतर था। गाज़ान, बताओ मुझे, तुम जवेरिया को कैसे जानते हो और तुम हमदान को कैसे अपने घर रख सकते हो? ये एक बात वो पूरे महीने से अपने अंदर दबा कर बैठा था। क्या भूल चुके हो कि तुम उस मुंतहा के साथ क्या कर चुके हो? ये मेरे घर का मामला है और मैं इसे अपने तरीके से ही हल करना चाहता हूँ। गाज़ान के दो टोक अंदाज पर वो खामोश हुआ। तुमने मुंतहा को क्यों छोड़ा था? अगला सवाल गोया हाशिर को क़यामत की घड़ी जैसा लगा, जिसका कोई जवाब आज उसके पास मौजूद ना था। अपने हाथों को देखता वो जैसे लफ्ज़ तलाश कर रहा था। हाशिर, सच बोलना, झूठ से मुझे सख्त नफरत है। मैं झूठ बोलने की पोजीशन में अब बाकी नहीं रहा गाज़ान। मैं तुम्हें हकीकत बताऊंगा, लेकिन मुझसे एक वादा करना होगा तुम्हें। हाशिर अली हमदानी, मैं वादा निभाने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन ये वादा तुम्हें निभाना होगा। हाशिर के लहजे में एक अनकही गुजारिश थी। कोशिश, लेकिन वादा नहीं, गाज़ान कहकर खामोश हुआ। धोखा देना, किसी के जज्बात का खून करना कत्ल से बड़ा गुनाह है, और जानते हो मैंने ये गुनाह किया है। किसी का दिल मैंने बहुत शिद्दत से तोड़ा है कि रहम की ज़रा भी तासीर मेरे अल्फाज में नहीं थी। वो रोती रही, लेकिन मुझे रहम नहीं आया। वो रंगों की दीवानी थी और मुझे रंगों से नफ़रत थी। वो आज़ाद फ़िज़ाओं को पसंद करती थी और मुझे घुटन पसंद थी। वो बोलती थी, मुझे खामोशियाँ अपनी तरफ बुलाती थीं। हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे का उलट थे, लेकिन मेरी अनापरस्ती, कुछ मेरी फैमिली की साजिशें हमें अलग कर गईं। अशर और मुंतहा की तस्वीर हमारे रिश्ते की आखिरी कड़ी साबित हुई। मैंने उस पर यकीन नहीं किया, एक झटके में उसे छोड़ दिया। एक किस्म का मैंने उसे धोखा ही दिया। तस्वीर? कैसी तस्वीर? गाज़ान की आवाज़ बहुत दूर से आती महसूस हुई। शाइना, मेरी फुफ्फो की बेटी, उसने न जाने कौन सी जलन का बदला लिया। वो उसे अपनी बहन की तरह समझता था, लेकिन मेरी शक भरी तबीयत ने इस चीज़ को भी गलत रुख दिया। धोखाधड़ी करके मैंने मुंतहा को खुद से अलग कर दिया। और जब हम किसी को धोखा देते हैं ना, या किसी को रुलाते हैं, तो बदले में हमें भी वही मिलता है। और देखो, मुझे भी मिल गया वापस धोखा। आज मैं ऊंची आवाज़ में रोना चाहता हूँ, उसे पुकारना चाहता हूँ। फ़कत एक नज़र जलते दिल को सुकून की लहर दे जाएगी, लेकिन शायद मेरी आजमाइश अभी बाकी है। मुझे रोना है। मर्द का रोना गलत समझा जाता है गाज़ान, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं रोऊं और लोग मुझ पर हंसें, ताकि मुझे उसकी की गई तज़लील की तकलीफ़ का अंदाज़ा हो, मुझे अपने गुनाहों का अंदाज़ा हो। मेरा दिल करता है कि लोग मुझे ताने दें, तिश्नों से लहूलुहान कर दें मेरे दिल को। मुझे वो भी कम लगेगा, क्योंकि मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। मैं मौत नहीं मांगता गाज़ान, क्योंकि मौत से मेरी ज़िंदगी की मुश्किल आसान हो जाएगी। उसके लिए पल पल तड़पना चाहता हूँ, ताकि मुझे उसके साथ की गई ज़्यादती का एहसास हो। और सबसे बड़े गुनाह की सज़ा बताऊँ तुम्हें? आंख की नमी को रगड़ता वो एक नज़र गाज़ान की जानिब देखकर सर झुका गया। गाज़ान का सफ़ेद पड़ता चेहरा मज़ीद नहीं देख सकता था वो। बोलो हाशिर। वली मेरा बेटा नहीं है, वो हमदान की नाजायज़ औलाद है। मुठियाँ भींच कर उसने गहरे दर्द के संग कहा। एक गहरा सन्नाटा गाज़ान को अपने अंदर महसूस हुआ। ज़ुबान इस हकीकत को सुनकर गूंग हो चुकी थी। यकदम उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। उसका भाई, जो उस पर जान देता था, वो इस हद तक गिर चुका था, इस हद तक जलील हो चुका हुआ था कि हराम हलाल की तमीज़ तक भूल बैठा था। हाशिर, गाज़ान प्लीज़ कुछ मत कहना। मुझे वो सज़ा दिलो जान से कबूल है। आज अगर मेरे जीने का कोई सहारा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वली है। गाज़ान मुंतहा पाकबाज है। उसका किरदार शफ़ाफ आईने की तरह है। मुंतहा को अपना लो। ये मेरी इल्तजा, फरियाद समझ लो या जो भी समझो तुम। हाशिर, जवेरिया का एक्सीडेंट हो गया है। अब शायद वो ताउम्र तुम्हें कहीं भी नज़र नहीं आए। हो सके तो उसे माफ़ कर देना, क्योंकि माफ़ी अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, और मुझे अपनी बीवी के किरदार की पाकीज़गी की गवाही किसी गैर शख्स से बिल्कुल नहीं चाहिए। वो मेरी रूह है, और रूह का वजूद के अलावा कोई नहीं और रूह को वजूद के अलावा कोई नहीं देख सकता। हाशिर की बात सिरे से काट कर वो उसे हकीकत से आगाह करता, टेबल से चाबियां उठाता, हाशिर को
हाशिर को सदमे की हालत में छोड़कर बाहर निकलता चला गया। मुंतहा, ये तुम्हारा फ़ोन है। मुंतहा ने हैरत से फ़ोन की जानिब देखा। बात करो, समरीन खातून है। अम्मी, मैं बात नहीं करूँगी, मुंतहा सख्ती से बोली। मुंतहा, बेटा सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। फ़ोन से समरीन बेगम की आवाज़ उभरी। ज़ूबिया बेगम ने आंख के इशारे से उसे फ़ोन थामने का कहा। फ़ोन लेकर उसने कान से लगाया। उसको फ़ोन देकर ज़ूबिया बेगम कमरे से बाहर चली गई। मुंतहा, समझ नहीं आ रहा आपसे किस तरह माफ़ी मांगूं। मेरा कसूर, मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि माफ़ी लफ्ज़ भी छोटा है। लेकिन बेटा, माँ होने के नाते ही सही आप मुझे माफ़ कर दो। मॉम प्लीज़, आप माफ़ी मत मांगे, ये मेरे ही कर्मों की सज़ा है जो मुझे मिली है। मुंतहा तल्खी से बोली। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। लौट आओ। गाज़ान पल पल ज़िंदगी हार रहा है, सबसे दूर हो रहा है, वो नहीं जी पा रहा। गाज़ान के जिक्र पर गोया मुंतहा का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ा। आंसू तेजी से गाल पर बहे जिसे वो लब भींच कर रोकना चाह रही थी। मॉम मुझे दे, मैं बात करता हूँ। हमदान की आवाज़ गोया मुंतहा की रूह पर वार कर गई। भाभी कैसी हैं? प्लीज़ फ़ोन मत काटिएगा। लौट आई भाभी, आपको बहुत याद करते हैं। वो आज भी मेरे साथ अपने जज्बात शेयर कर रहे थे। मुंतहा ने तेज़ी से फ़ोन काटा और फ़ोन को खुद से दूर फेंका। अम्मी, अम्मी, चीखती वो बेड पर सुकर कर बैठी। हमदान की आवाज़ ही उसकी जान हलकान कर गई थी। अगर वो उसके सामने होता तो जाने मुंतहा अगला सांस भी कैसे लेती। क्या हुआ मुंतहा? अम्मी, वो हमदान, वो वहाँ मेरे बच्चे को मार देगा। अम्मी, वो उसी घर में है। गाज़ान ने उसे कुछ नहीं कहा। अम्मी, वो वहीं है। अम्मी, नहीं जाऊँगी मैं। हिज़यानी अंदाज में चीखते चिल्लाते वो ज़ूबिया बेगम के सीने में दुबकी। उसकी घर में मौजूदगी का सुनकर ज़ूबिया बेगम को भी गहरे अंदेशों ने घेरा। अब ज़रूरी हो चुका था कि गाज़ान सिद्दीकी से दो टोक बात कर ली जाए। भाई, मुंतहा भाभी नहीं मान रही हैं। मैंने आज उनसे बात की, लेकिन हमदान चेहरे पर मसनूई तासुरात सजाए शिद्दत गिरिया से बोला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे बात करने की? क्यों किया तुमने उसे फ़ोन? हमदान को गिरे बांध से पकड़कर सुर्ख अंगारा आंखें हमदान की आंखों में गाड़े वो चीखा था। वह भाई क्या हुआ? उसको झटक कर वो तेज़ी से बाहर की जानिब गया। मॉम, मॉम। कमरे से निकल कर वो लाउंज में आया। क्या हुआ गाज़ान? किसने कहा था आपको मुंतहा को फ़ोन करे? बोले, किसने कहा था? ऊंची आवाज़ में धाड़ कर उसने हमदान की जानिब देखा। वह बेटा आयान। आयान क्या? हाँ, क्या आयान? मेरा बेटा है वो, और मुझे उसकी फ़िक्र होनी चाहिए। आप लोगों को इतनी फ़िक्र में घुलने की ज़रूरत नहीं है उसकी। मॉम, अगर आप नहीं चाहती कि मैं इस घर को छोड़कर ना जाऊं तो आइंदा इस घर में फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मॉम, अगर आप नहीं चाहती कि मैं इस घर को छोड़कर जाऊं तो आइंदा उस घर में फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, और तुम अपनी हद में रहोगे तो अच्छा है, वरना मुझे हद में बताना और समझाना अच्छे से आता है। हमदान को झटके से पीछे की जानिब फेंक कर वो घर से निकलता चला गया। अगर मज़ीद 1 मिनट भी रुकता तो शायद आज हमदान को कत्ल करके जा चुका होता। गाज़ान, हम आगा जान बात कर रहे हैं। फ़ोन की दूसरी जानिब से आगा जान की आवाज़ सुनकर वो यकलख बोलने से कासिर हुआ। गाज़ान, इस सब में मुंतहा का क्या कसूर है? उसे किस बात की सज़ा दे रहे हैं आप? अगर हकीकत छुपाने वाला कोई है तो वो हम सब हैं। अगर किसी का कसूर है तो वो हम सब का है। उस बच्ची को क्यों सज़ा दे रहे हो? पल पल मर रही है वो। अगर आप उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो तलाक दे दें उसे। कम अज़ कम वो उम्मीद के सहारे तो ना जिए। आगा जान, गाज़ान शिद्दत से बोला। आगा जान, अगर मुंतहा को आज़ादी मिलेगी तो मेरे मरने के बाद ही मिलेगी। आज के बाद ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। बस कुछ काम अधूरे हैं। अपनी अमानत आपकी हिफाजत में दी है। जल्द लेने आऊँगा, यकीन रखिए। मुंतहा सुल्तान के ज़ख्म सकून में बदल जाएंगे। आगा जान को यकीन दिलाकर उसने कॉल काटी। चलो जल्दी से ये शर्ट पहनो, फिर आपको चॉकलेट मिल्क पीना है। ओके। शर्ट के बटन बंद करती वो आयान से मुखातिब हुई। दरवाजे पर होती दस्तक ने मुंतहा की तवज्जो खींची। आयान तो जैसे मौके की तलाश में था, फ़ौरन बाहर की जानिब बढ़ा। उसको आवाज़ देती वो दरवाजे तक आई, जहाँ सामने हाशिर को देखकर यकदम उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई कड़वी गोली निगल ली हो। एक नज़र मुंतहा पर डालकर उसने नज़र झुकाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक बार फिर आज वो दोनों रूबरू थे, लेकिन आज दोनों के जज्बात बदल चुके थे। अगर एक का तनफ्फुर ख़त्म हुआ था तो दूसरी जानिब दूसरा आगे बढ़ा था।
आज हाशिर माफ़ी का तलबगार बनकर आया था तो मुंतहा एक जालिम मलका बनने वाली थी। ज़रूरी बात करनी है। नज़रें अब भी झुकी हुई थी। अब क्या ज़रूरी बात रह गई है? मेरी बर्बादी का तमाशा देखना है। उस दिन क्या कम देख लिया जो आज फिर लौट आए हो? क्या हमदर्दी जताने आए हो? खामोश क्यों हो? बोलो हाशिर, क्या देखना चाहते हो? हाशिर, अगर आज मैं बर्बाद हुई हूँ ना तो इसकी वजह तुम हो। हाशिर की नज़रें यकलख्त उठी, जिसमें बेचैनी ही बेचैनी थी। तुम हो मेरी बर्बादी की वजह हाशिर अली, सिर्फ और सिर्फ तुम। तुम्हारी वजह से मैं आज उस मकाम पर आ पहुंची हूँ जहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तुम्हारी वजह से आज मैं उस मकाम पर पहुंची हूँ जहाँ मेरे पास कुछ नहीं बचा। काश तुम मेरी ज़िंदगी में कभी ना आते, काश मेरा नाम कभी तुमसे ना जुड़ता हाशिर। कम अज़ कम आज मैं अपने बेटे के साथ तन्हा तो ना होती, ना मुझे वो राज छुपाना पड़ता, ना मेरी ज़िंदगी बर्बाद होती। तुम हो वजह हाशिर, सिर्फ तुम। शदीद नफ़रत है मुझे। कभी यही नफ़रत तुम्हें भी थी ना मुझसे, आज मुझे तुमसे हो गई। दिल चाहता है कि तुम्हारे नाम से जुड़ा हर वो वक्त मैं सफ़ाए हस्ती से मिटा दूं। क्यों आए थे तुम मेरी ज़िंदगी में वापस, क्यों? हाशिर का गिरेबान थामे वो चीखती चिल्लाती दीवानी हो रही थी। हाशिर अली हमदानी आज खाली दामन लिए उसका चीखना चिल्लाना सुनता रहा। लफ्ज़ बहुत पहले ही उसकी ज़ुबान से ख़त्म हो चुके थे। तुम दोनों मर्द मेरी ज़िंदगी में आए और दोनों ने ही मुझे तबाह कर दिया। एक ने शुरू से ही एतबार नहीं किया, बिना जाने बिना समझे इल्ज़ाम लगाकर तलाक का धब्बा मेरे दामन पर लगा दिया, और दूसरे ने एतबार करके तही दामान किया। सारी उम्र साथ निभाने का वादा किया। कहाँ गए उस शख्स के वादे? क्यों नहीं बचाया? क्यों मुझे तन्हा कर गया? मैंने सच ही कहा था। दुनिया वालों के लिए इश्क दुआ है तो मेरे लिए यही इश्क बद्दुआ की मानीद है। बद्दुआ हूँ मैं, हाँ मैं एक बद्दुआ हूँ। उसका गिरेबान छोड़े ऊंची आवाज़ में खुद को कोसती वो ज़मीन पर बैठती चली गई। मुंतहा, मेरी बात तो सुनो। देखो तुम गलत मत समझो। जाओ हाशिर, जाओ यहाँ से, वरना मैं खुद को कुछ कर लूँगी। मुंतहा, दर्द भरे अंदाज में उसने दोबारा पुकारा था उसे। हाशिर, खुदा के लिए चले जाओ। मुठियाँ भींच कर वो अंगारा आंखें लिए जब के मराहिल से गुजरता कमरे से निकला। यकदम ठिठक कर रुका। एक नज़र मुकाबिल पर डालकर वो साइड से होता गुजर गया। सिसकते हुए वो अब भी ज़मीन पर मौजूद थी कि यकदम कंधे पर किसी के लम्स और खुशबू का एहसास उसको उसकी जान को मुकम्मल तौर पर हिला गया। मैंने कहा था ना कि इन आंखों से दोबारा आंसू नहीं बहने चाहिए, लेकिन आपने हर बार की तरह आज भी मेरी बात नहीं मानी। सर्द सा अंदाज मुंतहा को उस शख्स के करीब होने का यकीन दिला गया। झटके से उसने कंधे से हाथ हटाया और तेजी से उठ खड़ी हुई। सामने मौजूद शख्स को देखकर मुंतहा की दुनिया थमी थी। उसका दर्दगर, उसका मसीहा, उसकी ज़िंदगी उसके सामने अपने मखसूस अंदाज में मौजूद था। मुंतहा का हाथ गाज़ान के चेहरे की जानिब बढ़ा। अपनी आंखों पर उसे शायद यकीन नहीं आ रहा था अब भी। गाज़ान ने उसका हाथ पकड़कर अपने गाल पर रखा। हाथ पर दाढ़ी की चुभन से उसे जैसे यकीन आया। गुस्से से उसने हाथ हटाना चाहा, लेकिन गाज़ान की गिरफ्त मजबूत थी। छोड़ें, क्या लेने आए हैं आप? मरी नहीं हूँ अभी मैं जो यहाँ पहुँचे आप। गाज़ान ने हल्का सा हाथ दबाया और सर्द अंदाज में मुंतहा को घूरा। आज भी वो उसकी सर्द नज़रों से सहमी थी। अब भी वो गाज़ान की गिरफ्त से निकलना चाह रही थी। उसका हाथ थामे वो उसे ड्रेसर के करीब लाया और चेयर पर बिठाकर खुद वार्डरोब की जानिब बढ़ा। उसमें से एक हल्के गुलाबी रंग का सूट निकालकर मुंतहा की जानिब आया। मैं कुछ नहीं पहनूंगी और ना ही कहीं जाऊंगी। आप अपने भाई को सीने से लगा कर रखें। मुंतहा फौरन चेयर से उठकर बोली, बीवी आप मुझे मजबूर नहीं करें आज। बात अधूरी छोड़कर उसने मुंतहा का हवास भागता चेहरा देखा। ये ड्रेस बदल लें, हम अपने घर जा रहे हैं। इनकार की ज़रा सी भी गुंजाइश बाकी नहीं है, वरना अंजाम की जिम्मेदार आप खुद होंगी। मुंतहा उसका सर्द अंदाज देखकर ड्रेस लिए वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। सादा सा गुलाबी सूट पहनकर वो बाहर की जानिब आई। उसको ड्रेसर पर बिठाकर अपनी पॉकेट से उसने झुमके निकाले और मुंतहा के कानों की जीनत बनाया। मुंतहा की हैरत बजा थी, यानी वो मुकम्मल तैयारी के साथ आया था। यकदम उसे अपनी शादी की रात याद आई। उस दिन भी अपनी मर्जी के खिलाफ गाज़ान की बात मानती चली गई थी वो। आज भी यही हुआ। ना चाहकर भी वो गाज़ान का हर हुक्म मान रही थी। सामने मौजूद टेबल पर पड़ी लिपस्टिक्स में से एक उठाकर उसने मुंतहा की जानिब बढ़ाई। मुंतहा ने उसे मुट्ठी में दबाया। पूरे 1 माह बाद हार सिंगार उसकी जीनत बना था। गाज़ान अगर उसे 1 माह का हुलिया एक बार भी उसका मुलाहिजा कर लेता तो शायद दोबारा कभी ऐसा हुलिया ना बनाती वो। लगाएं,
ज़रा सा झुककर उसने मुंतहा को होश की दुनिया में ला पटका। उसको खामोश देखकर उसने लिपस्टिक लेकर होंठों पर लगाई, उसके लम्स को महसूस करते। आज मुंतहा की आंखों में आंसू थे जिसे गाजान ने अंगूठे की मदद से रगड़ा। बिना कुछ बोले, आप मेरे साथ घर जाएंगी? ज़बरदस्ती मुझे पसंद नहीं, लेकिन अगर आपने जाने से इनकार किया तो मैं वो भी कर गुजरूंगा। दुपट्टा शानों पर फैलाकर उसे कंधों से थामकर वो बाहर बढ़ा। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, वो हमदान अंदर है। जैसे जैसे घर करीब आ रहा था, मुंतहा के वजूद में बेचैनी दौड़ रही थी। घर के करीब गाड़ी को रुकते देख मुंतहा आखिर बोल पड़ी, आपका गाजान आपके साथ है, आज आपको कोई भी कुछ नहीं कह पाएगा। मुंतहा का हाथ थामकर वो लाउंज में दाखिल हुआ जहां हमदान काउच पर लेटा सामने एलईडी की जानिब मुतवज्जो था। 2 दिन से न जाने उसे क्यों हमदान का रवैया कुछ अलग अलग लग रहा था। उसका रात को लेट घर आना, उसकी बातों का सरसरी सा जवाब देना हमदान को कुछ अलग एहसास दिला रहा था, इसलिए वो 2 दिन से घर में ही कैद था। गाजान को मुंतहा के साथ घर में दाखिल होते देखकर हमदान की सिटी यकदम गुम हुई। अपनी आंखों पर उसे यकदम शुबा हुआ। भाभी। मुंतहा गाजान के पहलू से लगी और सख्ती से उसका हाथ थामा। उसके हाथ पर दबाव डालकर उसने मुंतहा को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। मॉम। ऊंची आवाज़ में उसने समरीन बेगम को पुकारा जो ऊपर लाउंज में थी। गाजान की आवाज़ सुनकर फौरन नीचे की जान और सामने मुंतहा और आयान को देखकर गोया उनके दिल की कली खिली। मुंतहा, मेरी बच्ची। तेज़ी से बढ़कर उन्होंने आगे उसे सीने से लगाया। मुझे यकीन था गाजान तुम्हें ज़रूर लाएगा यहाँ, मेरा बेटा। आयान को गोद में लेकर उन्होंने उसके गाल पर लब रखे। अपने घर आकर आयान के चेहरे की भी रौनक बहाल हो चुकी थी। बुआ, आयान बाबा को कुछ देर के लिए बाहर ले जाइए। बुआ को आयान देता उसने उन्हें जाने का इशारा दिया। हमदान अब भी सख्ते की कैफियत में खड़ा था। गाजान को देखकर आज उसके वजूद में सनसनाहट महसूस हुई थी उसे। आयान के जाने के बाद गाजान हमदान के करीब आया। क्या हुआ भाई? हमदान के लहजे में डर वाज़े था। यकदम गाजान का हाथ उठा और हमदान के मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया। उसको संभलने का मौका दिए बगैर उसने एक और थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। ये 2 थप्पड़ मुझे गलत लेटर और मेरी बीवी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए। हमदान के सर पर गोया सातों आसमान आन गिरे थे। इसका मतलब गाजान सारा सच जान चुका था। ये मेरी बीवी, मेरी मताए जान को तकलीफ देने के लिए। एक और जोरदार पंच उसने उसके गाल पर दे मारा। पै दर पै पंच मारकर उसने हमदान के मुंह से खून निकाला। समरीन बेगम यकदम चीखी, गाजान क्यों मार रहे हो उसे? क्या हो गया है? मॉम वहीं रुक जाएं, आज ये खुद बोलेगा। बीवी यहाँ आए। सहमी सी मुंतहा अब भी दरवाजे के पास मौजूद थी। मुंतहा यहाँ आए। गाजान की बुलंद आवाज़ सुनकर मुंतहा फौरन आगे आई। यह आपका मुजरिम है, इसको सज़ा देने का हक भी आपको है। आज मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। अपने हर जुल्म, हर ज़्यादती का बदला आपने लेना है इससे। अपने लहजे से उसे बावर कराता वो मुंतहा को हिम्मत दे गया। मुंतहा की आंखें उसका चेहरा देखकर यकदम लाल हुई। अजियत का एक एक लम्हा मुंतहा के दिलो दिमाग में रोशन हुआ। एक ज़ोरदार थप्पड़ उसने हमदान के मुंह पर मारा। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्या सिर्फ ये कसूर था कि तुम्हें तुम्हारी बदतमीज़ी पर थप्पड़ मारा था? महज इसलिए तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गाजान, इसे मैंने मॉल में थप्पड़ मारा था क्योंकि इसने मेरा दुपट्टा खींचा था। इस शख्स ने उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए मुझे 5 साल अजियत दी। मैं महज इसलिए खामोश रही कि घर का माहौल ख़राब होगा, लेकिन यही मेरी नाअक्ली थी। ऐसे शख्स को घर में रखने से ही घर की इज्जत खराब होती है। मॉम, आपका बेटा कातिल है, रेपिस्ट है। इस सफ़ेद लिबास में एक दरिंदा छुपा है जो मुझे रोंदने वाला था। इस शख्स ने मुझे तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खून से भरे चेहरे के साथ मुंतहा की जानिब वो देख रहा था। ये झूठ बोल रही है मॉम, ऐसा कुछ नहीं। बकवास मत करना वरना यहीं ज़मीन में गाड़ दूंगा। हमदान के मुंह पर एक और पंच रसीद करके वो सख्ती से बोला, लाइबा अंदर आओ। गाजान के मुंह से लाइबा का नाम सुनकर मजीद रोंगटे खड़े हुए। सामने लाइबा के साथ पुलिस देखकर उसकी घिघी बंधी। हैरत से आंखें उस वक्त फटी जब शानी को भी उसने अंदर आते देखा। शानी, सरगोशियाना अंदाज में कहकर उसने शानी की जानिब देखा जो उस पर एक नज़र डाले रुख मोड़ गया। मॉम, ये कातिल है। इस जालिम शख्स ने इतने गुनाह किए हैं कि शैतान भी पनाह मांगे। ये इतना गलीज शख्स है कि हलाल हराम की तमीज़ भूल चुका है।
हमदान, मुझे अफसोस होता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई तुम्हारे जैसे होते हैं तो मैं बिना भाई के ही अच्छा था। किस चीज़ की कमी दी थी मैंने तुम्हें? क्यों गुनाहों का रास्ता चुना तुमने? क्यों किया तुमने ऐसा? हमदान का गिरेबान जकड़े वो तहज़दा अंदाज में बोला, हमदान, मेरी तमाम तर नफ़रत तुमने पल भर में नफ़रत में बदल दी। मेरी मोहब्बत का अगर मुझे ये सिला मिलना था तो मैं कभी खुद के करीब ही ना होने देता तुम्हें। ये 1 माह मेरी हिम्मत है जो मैंने अपनी बीवी के मुजरिम को घर में बर्दाश्त किया। मॉम, ये अपनी भाभी के साथ ही। बात अधूरी छोड़े उसने समरीन बेगम की जानिब देखा। जी आंटी, हमदान ने ही तमाम गुनाह किए हैं। भाभी की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, हमदान ही है। शानी की आवाज़ सुनकर हमदान ने गोया दांत पीसे। समरीन बेगम का रंग यकदम फक हुआ। सीने पर हाथ रखकर वो एक तरफ ढह गई। गाज़ान फ़ौरन उनकी जानिब बढ़ा। मॉम, हिम्मत नहीं हारनी। अपने घर के मुजरिम को आज आपने सज़ा देनी है। समरीन बेगम को लेकर वो हमदान के करीब आया, जिनकी आंखों में आंसू नुमाया थे। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे बेटे हो। क्या बिगाड़ा था मुंतहा ने तुम्हारा? क्यों किया उस बच्ची के साथ ऐसा? इतनी गलाजत कैसे भर गई तुम्हारे अंदर? हमदान, क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो। हाँ, मैंने ही सब गुनाह किए हैं। मैंने मारा लाइबा के बाप को, मैंने मारा। मुंतहा के साथ ज्यादती की कोशिश की। मैं इसको मार देना चाहता था क्योंकि ये मेरे भाई के करीब थी। जो भी मेरे भाई के करीब होगा मैं उन सबको मार दूंगा मैं सबको। आज भी मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा मैं इसे। यकदम वो मुंतहा की जानिब बढ़ा। वो चीखती हुई गाज़ान के पहलू में छुपी। हमदान! गाज़ान ने उसके गले पर जकड़ कर दबाव बढ़ाया। मेरी बीवी को हाथ लगाने से पहले तुम्हें मैं इस दुनिया से ही भेज दूंगा। पुलिस ऑफिसर तेज़ी से आगे आया और हमदान को गाज़ान के चुंगल से आज़ाद किया। छोड़ें प्लीज़, आप कानून को हाथ में मत लें। हमदान के हाथ पर हथकड़ी लगाए वो उसे लिए बाहर की जानिब बढ़े। भाई, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाई, मुझे माफ़ कर दें। ये औरत झूठी है, झूठ है ये सब, मैंने कुछ नहीं किया। चीखता चिल्लाता वो बार बार पीछे मुड़कर गाज़ान को पुकार रहा था, लेकिन कांस्टेबल उसे सख्ती से थामे बाहर की जानिब बढ़ गया। समरीन बेगम यकदम सोफे पर ढह गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। मुझे यकीन नहीं आता कि हमदान इस हद तक गिर चुका था। कोई इतना जालिम कैसे हो सकते हैं? मेरा अपना बच्चा। मॉम, मैं हूं ना। समरीन बेगम का हाथ थामकर उसने भरपूर मोहब्बत भरे लहजे में कहा, मुझे माफ़ कर दो मुंतहा। मेरे बेटे की वजह से तुम इतनी अजियत में गिरी। हाथ जोड़कर वो शिद्दत गिरिया से बोली, नहीं मॉम, इस सब में आपका तो कसूर नहीं। आप हाथ मत जोड़ें। मुंतहा ने फ़ौरन उनके हाथ थामे। लाइबा भी तेज़ी से आगे आई। मुंतहा, माफ़ी तो मुझे भी तुमसे मांगनी है। तुम्हें तकलीफ़ देने में मेरा भी बहुत हाथ रहा है। नहीं लाइबा, तुमने उस रात मुझे बचाकर अपनी तमाम गलतियों का कफ़ारा अदा कर दिया। तुम भटकी ज़रूर थी, लेकिन तुम संवर भी गई हो जल्द। लाइबा की आंखों से आंसू बहे, जिसे मुंतहा ने अपने हाथों से साफ़ किया। कब तक नाराज़ रहेंगी? क्या ये गुस्सा ख़त्म नहीं होगा? क्या अपने गाज़ान को मज़ीद तड़पाने का इरादा है आपका? आज आखिरकार गाज़ान ने उसे घेर ही लिया था। 2 दिन से दामन बचाती वो स्पाट अंदाज में गाज़ान के साथ रह तो रही थी। सारा वक्त वो समरीन बेगम के कमरे में गुजारती। आधी रात को वो कमरे में लौटती। गाज़ान बज़ाहिर सोता बनकर उसकी तमाम हरकतों सकनात देख रहा था। फ़िलहाल वो उसे स्पेस देना चाहता था, लेकिन 2 दिन में ही उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। बाजू से पकड़कर उसने मुंतहा को बेड पर बिठाया। आयान आज समरीन बेगम के कमरे में मौजूद था। छोड़ दें गाज़ान, मैं आपसे ज़िद नहीं लगाना चाहती। आपका एतबार किया, मुझे आप तलाक दे दें बस। अल्फाज थे या जहर में डूबे तीर जो गाज़ान के वजूद में धंस गए। नहीं, अब दोबारा मुंह से ये लफ्ज़ मत निकालिएगा। मर जाएगा गाज़ान। अगर गाज़ान को कुछ होता तो क्या मुंतहा जी पाती? बोले मुंतहा, जी पाती? वो तो उसी दिन मर जाती, उसी वक्त मर जाती। गाज़ान, आपने मेरा एतबार क्यों नहीं किया? क्यों बचाने नहीं आए मुझे? क्यों मुझे अकेला किया? जानते हैं मैं आपके बगैर नहीं जी सकती, फिर भी झटक कर चले गए। क्यों किया था ऐसा? यकदम वो चीखी तो गाज़ान महज खामोश रह गया। गाज़ान, मैंने सोचा भी नहीं था कि आप मुझ पर हाथ उठाएंगे। जीते जी मार दिया आपने मुझे। अपना हाथ छुड़वाकर वो शिद्दत से रोते हुए बोली थी। गाज़ान उसके करीब दराज हुआ, उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरा। मुंतहा का चेहरा लेकर उसने अपना सर उसके सर के साथ जोड़ा। तकलीफ़ आपको दी थी तो तकलीफ़ खुद भी बर्दाश्त की है।
कठिन वक्त अगर आपने मेरे बगैर गुजारा है तो मैंने भी ये वक्त दुगनी 2 गुना कठिन अंदाज में गुजारा है। आपको मारकर मैंने खुद को डबल सजा दी है। और किसने कहा मुझे आप पर एतबार नहीं? खुद से ज़्यादा आप पर एतबार है। लेकिन दुख इस बात का था कि इतने साल मोहब्बत, चाहत, एतबार देने के बावजूद आपने मुझ पर एतबार नहीं किया। कसम निभाती रही, कम से कम एक बार तो कोशिश की होती, लेकिन आपने सुना नहीं। इतनी कोशिश की थी कोशिश, लेकिन आपने नहीं सुना। इतनी कोशिश की, लेकिन आप हर बार खामोश करवा गए। मुंतहा शिद्दत से बोली, जानती हैं, यकदम तस्वीरें देखकर मुझे लगा मेरी जान निकल गई है। ये सोच ही मेरी जान निकाल गई कि आप किसी और के निकाह में थी। अगर वो शख्स आपको ना छोड़ता तो न जाने आप मेरी दस्तरस में कैसे आती। ये ख्याल ही जानलेवा था। आप किसी और की मनकूहा थी। आपका उस वक्त हाँ कहना मेरे अंदर छुपे लावे को भड़का गया। जानता हूँ हाथ उठाकर गलती की थी, गलती नहीं गुनाह कर चुका हूँ, और इस गुनाह की सज़ा हर पल खुद को दी है। सर जोड़े 2 दीवाने आज एक दूसरे के ज़ख्मों पर मरहम रख रहे थे। आप वहाँ क्यों नहीं आए? इतना पुकारा था, लेकिन आपने एक पुकार नहीं सुनी। आपने कहा था कि गाज़ान सिद्दीकी अपनी बीवी की हिफाजत करना अच्छे से जानता है, तो क्यों नहीं की मेरी हिफाजत? बोलें, क्यों नहीं की? क्यों मुझे उस शख्स से बचाने नहीं आए? आवाज़ हद दर्जा रो रो कर भारी हो चुकी थी। आपको तलाश करते ही मैं पागल हो रहा था। जानती हैं, आपके जाने के बाद 1 मिनट भी सुकून से नहीं रहा। आयान की हालत मुझे आपके घर की जानिब ले आई। हमदान ने इतनी गलत फहमी पैदा की कि मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। जानती हैं मुंतहा, मुझे उस लेटर पर यकीन नहीं आया था। इतने सालों में मैं ये तो जान चुका हूँ कि आप कभी हठ धर्मी नहीं दिखा सकती। उस 1 माह में पल पल तड़पा हूँ। आपकी कुर्बत, आपकी आवाज़ के लिए तरसा हूँ। क्या आप अपने गाज़ान को माफ़ नहीं करेंगी? मुंतहा के रूबरू हाथ किए। मुंतहा का चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिए वो दिलगीर अंदाज में बोला। गाज़ान के हाथ पर खुरदरेपन का एहसास हुआ तो उसका हाथ सामने किए उसने उसकी हथेली की जानिब देखा जहाँ स्टिचेस के निशान वाजे थे। गाज़ान, ये क्या हुआ आपको? कैसे ये? उसके हाथ पर लम्स बखेरती वो शिद्दत से रोई। अपनी रूह को तकलीफ दी थी, फिर यह हाथ कैसे सलामत रहता? उसके गाल पर लब रख कर उसने थप्पड़ के एहसास को मिटाना चाहा। इस गाल पर मैंने तकलीफ कायम की, अब मैं ही ख़त्म करूँगा। कभी भी मत सोचिएगा कि गाज़ान ने आप पर एतबार नहीं किया। गाज़ान को अपनी बीवी पर खुद से ज़्यादा यकीन है। मुंतहा से गाज़ान का वजूद है और गाज़ान से मुंतहा का वजूद। आधी बात कहकर उसने अपने बाजू गाज़ान के गिर्द हाइल कर दिए थे। ए दूर हटो, मेरे भाई से दूर हटो। आप मेरे हो, सिर्फ भाई, सिर्फ मेरे। हथकड़ियों में जकड़ा वो सामने नादीदा वजूद से बोला। चंद दिन पहले ही जेल से वो पागल खाने में शिफ्ट हुआ था। वहाँ काफ़ी मुजरिमों को अपने आताप का शिकार बना चुका था वो। गाज़ान ने ही उसे यहाँ दाखिल करवाया था क्योंकि उसका वजूद सबके लिए नुकसानदेह बन रहा था। सारा दिन वो दूसरों को नुकसान पहुँचाकर अपनी बेड़ियों से ही खुद को ज़ख्मी कर लेता। उसका पागलपन हद दर्जा बढ़ चुका था। भाई मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। बेड़ियां पेट पर मार मार कर वो यकदम ज़मीन पर गिरा। सर से खून पेट पर। बेड़ियों के वार ने हमदान की लड़खड़ाकर उठकर वो सामने दीवार की जानिब आया जहां वो गाज़ान और मुंतहा को तसव्वुर कर रहा था। दीवार पर उसने ज़ोरदार अंदाज में अपना सर मारा। खून का एक फव्वारा सर से फूटा। ए दूर हटो, मेरा भाई है वो। हाथों में मौजूद बेड़ियों को उसने ज़ोर से अपने पेट पर मारा और उस पर लगे लॉक हमदान के पेट में खुबे। बार बार वो बेड़ियां अपने पेट पर मार रहा था और ऊंची आवाज़ से गाज़ान को पुकार रहा था, भाई आप मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। बेड़ियां पेट पर मार मार कर वो यकदम ज़मीन पर गिरा। सर से निकलता खून और पेट पर बेड़ियों के वार ने हमदान की रही सही सांसें भी खींची। आखिरी हिचकी लेकर वो आज हराम मौत को गले लगा गया। मुंतहा सुल्तान की ये बद्दुआ भी कबूल ठहरी। आज एक और मुजरिम अपनी ज़िंदगी हार चुका था। हमदान सिद्दीकी का जनून, दीवानगी आज उसको ले डूबी थी। वक्त ने साबित कर दिया था कि हर एक चीज़ हद में ही अच्छी लगती है और हद से बाहर चीज़ नुकसान का बाइस बनती है। और हमदान की बढ़ी हुई जनूनियत आज उसे मौत
حرام موت دے گئی تھی۔ میسیج رنگ پر حاشر کی توجہ موبائل کی جانب گئی۔ اننون نمبر دیکھ کر وہ چونکا۔ حاشر، یہ میرا پہلا اور آخری میسیج ہے، تمہارے لیے لائبہ کو اپنا لو۔ یہ میری التجا سمجھ لو یا پھر میری زندگی سے دور جانے کا وسیلہ، کیونکہ جب تک تم یہاں رہے نہ تم سکون میں رہو گے اور نہ میں رہ سکوں گی۔ ولی کو ایک ماں کی ضرورت ہے اور تمہیں ایک ہم سفر کی۔ اور جہاں تک معافی کا سوال ہے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ میرے شوہر نے جب میری کوتاہیوں کو معاف کر دیا تو میں کون ہوتی ہوں کسی کو سزا دینے والی؟ لائبہ کو اپنی زندگی میں لا کر تم میری ذات پر ایک احسان کر دو اور یہاں سے دور چلے جاؤ۔ امید کرتی ہوں کہ تم میری آخری التجا مان لو گے۔ معافی کا لفظ حاشر کے دل کی دھڑکن روک گیا۔ بار بار میسیج پڑھتا اور خود کو یقین دلاتا کہ منتہا سلطان نے آج اسے رہائی دے دی ہے، اس کو گھٹن زدہ کمرے سے نکال کر آزاد فضا میں کھڑا کر دیا ہے۔ لائبہ کا ہاتھ تھامے ولی ساحل سمندر کی طرف بڑھا۔ آج ان کو رشتہ ازدواج میں بندھے 5 ماہ ہو چکے تھے۔ اگلے مہینے ہی وہ کراچی شفٹ ہو چکا تھا۔ سیٹ اپ کے بعد ہی وہ لائبہ سے ایک چھوٹی سی تقریب میں نکاح کے بندھن میں بندھا تھا۔ ولی نے لائبہ کو بہت جلد قبول کر لیا، شاید وہ بھی ماں کی تلاش میں تھا۔ حاشر آ جائیں، تینوں چلتے ہیں۔ نہیں، تم چلو، میں آپ دونوں کو دیکھ رہا ہوں۔ حاشر کے بازو میں ہاتھ ڈال کر وہ اسے لیے آگے بڑھی۔ آپ کے بغیر ایک قدم اٹھانا بھی میرے لیے ممنوع ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ شدت پسندی سے بولی تو حاشر بدقت مسکرایا۔ چلو، اس کے ہاتھ پر لب رکھ کر اس نے قدم آگے بڑھائے۔ جلد یا بدیر، نکاح کی طاقت ان دونوں کے رشتے میں محبت بھرنے ہی والی تھی۔